हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी की आज सुबह के फर्स्ट ट्यूटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल, गवर्नमेंट एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूं आप ही की तरह, और हिंदी मीडियम से ही अपनी प्रिपरेशन करके अभी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो मैं आपको उसी अंदाज में पढ़ाऊँगा जिसमें टॉपर्स पढ़ा करते हैं। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर और वोकैब को अलग से लेके पढ़ेंगे, है ना। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी आपकी। सारी ग्रामर, सारी वोकैब, सब फॉर्मूलाज को आप अप्लाई करेंगे इस क्विज पे। आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्विज है, उसी टाइप का है ना, उसी लेवल का। पहले 3 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, लास्ट वाला क्वेश्चन जो आजकल बैंक में आ रहा है, खास करके पीओ और क्लर्क के मेंस में। तो आप इनको सब पहले कोशिश करें, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन मिलेगा लाइव। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है ओवर जेलिस थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, ओवर जेलिस का मतलब होता है जिसमें जील ओवर हो। जील का मतलब होता है उत्साह, है ना, आपका एंथुजियाज्म। तो हर वो चीज़ ओवर जेलिस होगी जिसमें बहुत सारा एंथुजियाज्म होगा, बहुत सारा उत्साह भरा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव होगी। तो कह रहा है एक ऐसी थ्रेट आई है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह है, इतना ज़्यादा एक्टिवनेस होने की ज़रूरत नहीं थी आपको ऐसी थ्रेट देने के लिए। अच्छा, किसकी बात कर रहा है भाई? बात कर रहा है ऑन बिहार पुलिस सर्कुलर ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। बात हो रही है बिहार पुलिस के उस सर्कुलर की, उस ऑर्डर की जो सोशल मीडिया पोस्ट पे आया, सोशल मीडिया पे होने वाले, लिखने वाले जो है, जो भी आप लिखते हैं, पोस्ट डालते हैं, उसके ऊपर आया। अब सर्कुलर क्या होता है, इस वर्ड को समझे। सर्कुलर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसको सरकार सर्कुलेट करती है। ये ऑर्डर सिर्फ सरकार अपने लिए बना करके नहीं रखती है, ये हमारे लिए होता है। तो इसको न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, है ना, किसी भी तरीके से हम तक पहुंचाती है ताकि हमें पता लगे इस ऑर्डर का क्या मीनिंग है। तो बिहार पुलिस ने भी ऐसा ही सर्कुलेट होने वाला एक ऑर्डर निकाला है और उसमें बताया कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, गलत की तो आपको हम जेल में डाल देंगे। समझ गए इसको? आगे बढ़ेंगे। ओवर जेलस वर्ड को नोट करें। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है ओवर जेलस। यहाँ पे लगा है जील, ZEAL, यहाँ पे लगा है जील, JEAL। जेलस का मतलब होता है किसी के लिए ईर्ष्या से भरा हुआ होना। अगर आप ओवर जेलस हैं तो आप में बहुत सारा एनवी है, किसी के लिए बहुत सारी ईर्ष्या है, आप जलते हैं उससे, है ना। तो ओवर जेलस होता है वो पर्सन जो ग्रीन आइड हो, किसी से जलने वाला हो, बहुत सारी ईर्ष्या रखने वाला हो। दोनों वर्ड अलग हैं, जेड और जी के चक्कर में पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, किस बारे में है। बट उससे पहले अगर आप इन वीडियोस को अभी भी देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको रेगुलरिटी को बनाना है। वीक में 1 दिन देख करके या 2 दिन देख करके या आधी वीडियो देख करके आप कुछ बड़ा बदलाव अपने अंदर नहीं पाएंगे। तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। 4-5 दिन वीक में आता है, पूरी वीडियो को एक सीटिंग में देखें। साथ ही साथ वीडियोस को एक लाइक दें और एक शेयर दें। आपके लाइक्स और शेयर से मुझे इस क्वालिटी कंटेंट को रोज़ लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। कह रहा है बिहार पुलिस सर्कुलर ऑन सोशल मीडिया पोस्ट रिवील्स लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। कह रहा है बिहार पुलिस का जो सर्कुलर है, बिहार पुलिस का हर तरफ सर्कुलेट होने वाला जो ऑर्डर है। अच्छा, किस चीज़ पे भाई? सोशल मीडिया पोस्ट पे, सोशल मीडिया में जो हम डालते हैं उस चीज़ के ऊपर। कह रहा है ये जो सर्कुलर है रिवील करता है, ये सर्कुलर भंडाफोड़ करता है, अनकवर करता है, सबके सामने एक्सपोज करता है लो टॉलरेंस को क्रिटिसिज्म के लिए। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना, टॉलरेंस होता है सहने की ताकत। तो सर्कुलर यही दिखाता है कि सरकार के पास क्रिटिसिज्म या आलोचना को सहने के लिए बहुत कम ताकत है। सरकार बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, बहुत जल्दी जो है ना बिफर जाती है। समझ गए? सर्कुलर आपका सब्जेक्ट, रिवील आपकी वर्ब। रिवील का मतलब है दिखाना, एग्जिबिट करना, शो करना, अनकवर करना। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, सहने की ताकत। इसके लिए एक वर्ड अपने पास, रेजिलियंस। गिर के उठने की ताकत को कहते हैं, सहने की ताकत को रेजिलियंस। आगे बढ़े। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि बिहार पुलिस ने एक सर्कुलर निकाला है, एक ऑर्डर निकाला है वहाँ की सरकार की तरफ से कि किसी भी पर्सन ने सोशल मीडिया पे सरकार की किसी नीति, किसी भी नेता, मंत्री या किसी अफसर का कोई क्रिटिसिज्म किया और सरकार को लगा वो गलत है, तो सरकार उस पर्सन को जेल में डाल सकती है। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे तानाशाही फरमान इंडिया में पहले भी आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस धारा के ऊपर ऑर्डर ये बेस है ना, उस धारा को ही खारिज किया हुआ है। तो कह रहा है कि बिहार पुलिस ने जब ये सर्कुलर बनाया, नीतीश कुमार की सरकार ने जब इस पर साइन किया, तो साइन करने वाले पर्सन को ये भी नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है और कैसे संविधान की इस धारा को पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। तो कह रहा है ये ऑर्डर अपने आप में बेहुदा है, बकवास है,
इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये ऑर्डर सरकार को पब्लिक की नज़रों में गिराता है ना। बस ये इसकी समरी है। सरकार के लिए क्रिटिसिज्म की बात हो रही है आज, थोड़ा सा उपहास भी हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं इसकी टोन को बोलूँगा सरकास्टिक। आप देखेंगे सरकार का ही मजाक उड़ाएगा कि अपने रूल्स और अपने कानून के बारे में सरकार को ही नहीं पता, है ना। सरकास्टिक इसकी टोन है। शुरू करें आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना। कह रहे द वार्निंग बाय द बिहार पुलिस ऑफ लीगल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर ऑफेंसिव पोस्ट targeting the government, its ministers and officials betrays both hypersensitivity and ignorance of the law। ये सेंटेंस अपने आप में बहुत अच्छा सेंटेंस है ना। कह रहे जो वार्निंग है, जो धमकी है, और किसके द्वारा? बिहार पुलिस के द्वारा। अच्छा, किस चीज़ की वार्निंग है? यह है लीगल एक्शन की, कानूनी एक्शन की। अच्छा, कौन सा एक्शन? जिसको बीइंग टेकन लिया जा रहा है। अच्छा, किन के खिलाफ? उन यूजर से खिलाफ जो है सोशल मीडिया के, उन यूजर से खिलाफ जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक्टिव। अच्छा, किस चीज़ के लिए? ऑफेंसिव पोस्ट के लिए, गलत पोस्ट के लिए, आलोचना भरी पोस्ट के लिए, और वो वाली पोस्ट जो टारगेट करती है सरकार को, इसके मिनिस्टर्स को और इसके ऑफिशियल्स को, है ना, किसी भी पर्सन को। कह रहे ये जो वार्निंग है ना, अब इसकी वर्ब आई है बिट्रेस। ये वार्निंग दिखाती है दोनों ही चीज़ों को बहुत। पहली चीज़ है हाइपर सेंसिटिविटी, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, और दूसरा अज्ञानता, इग्नोरेंस, और किसकी? लॉस की। समझ गए? कह रहा है जो वार्निंग है बिहार पुलिस की, जिसमें लिखा हुआ है कि हम सोशल मीडिया पे किसी भी पर्सन को ऑफेंसिव पोस्ट डालने के लिए टारगेट करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। ऑफेंसिव पोस्ट होगी जो हमारी बिहार सरकार के मिनिस्टर, सरकार या किसी बड़े अफसर के खिलाफ। कह रहे ये वार्निंग अपने आप में दिखाती है सरकार कितनी इग्नोरेंट है लॉज के लिए, सरकार को लॉज के बारे में अज्ञानता है, और कितनी हाइपर सेंसिटिव है, सरकार बिल्कुल भी कुछ भी सह नहीं सकती, संवेदनशील है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट है आपका वार्निंग, वर्ब आपकी बिट्रेस। एक्वा ब्लू कलर में सब्जेक्ट रखा हुआ है हर सेंटेंस का, और वर्ब रखी हुई है पिंक कलर में। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ोगे तभी सेंटेंस आपको, अगर इसको पकड़ोगे नहीं ना तो बेसर पैर का लगेगा आपको सेंटेंस, है ना। तो इसको पकड़ना जरूरी है। अब इस बिट्रे नाम के वर्ड को देखो, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला, किसी को धोखा देना, डिसलॉयल्टी। दूसरा, किसी चीज़ को गलती से बता देना। देखो मैं दोनों यूज़ करके दिखाता हूँ। सम पॉलिटिशियंस बिट्रे देयर कंट्री फॉर पावर। कुछ पॉलिटिशियंस धोखा देते हैं अपनी कंट्री को सत्ता के लिए, पावर के लिए। यहाँ पे बिट्रे का मतलब है डिसलॉयल्टी दिखाना, देश से गद्दारी करना, है ना। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द पॉलिटिशियन बिट्रेड हिज प्लान ऑफ ज्वाइनिंग द रूलिंग पार्टी इन हिज स्पीच। पॉलिटिशियन ने गलती से बता दिया, गलती से अनइंटेंशनली रिवील कर दिया उसका जो प्लान था ज्वाइन करने का रूलिंग पार्टी को अपने स्पीच के अंदर। तो अपने भाषण में पॉलिटिशियन ने गलती से बता दिया कि मैं रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करने वाला हूँ, दल बदल करने वाला हूँ। यहाँ पे बिट्रे वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को अनइंटेंशनली बता देना, गलती से बता बैठना, है ना। तो यहाँ पे प्लान के साथ गद्दारी हो गई। प्लान तो गुपे छुपे होना था, लेकिन गलती से उसको बिट्रे करके सबको बता दिया। ऐसे याद रखें, एक ही वर्ड एक से ज़्यादा काम भी करता है। आपको याद रखना पड़ेगा इनके मोटे मोटे मीनिंग्स, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म करें अपने एग्जाम में। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जरूर से ज़्यादा सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। इग्नोरेंस मतलब आपकी ज्ञानता। ऑफेंसिव मतलब जो कि एग्रेसिव हो, अब्यूसिव हो, गाली भरा हो, ऑब्नॉक्शियस हो, है ना, किसी तरीके से इरिटेट करता हो, कहलाएगा ऑफेंसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट रिप्रेजेंट्स एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म एंड अ जील टू काउ डाउन द पब्लिक। कह रहे यही वार्निंग जो है इसी के लिए आया इट। यही वार्निंग रिप्रेजेंट करती है, यही वार्निंग दिखाती है, और किसको? एक अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन को, एक ऐसी जुगलबंदी को जो अनएक्सेप्टेबल है, जिसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जुगलबंदी किस किस चीज़ की है? पहली है लो टॉलरेंस की, कम सहिष्णुता की, सहने की ताकत बहुत कम है, वो किसकी? क्रिटिसिज्म को। और दूसरा वो जील, जो उत्साह है पब्लिक को सप्रेस करने का, काउ डाउन करने का, पब्लिक को दबाने का, उसका दमन करने का। तो कह रहे ये वार्निंग यही दिखाती है हमें इस जुगलबंदी को, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जुगलबंदी है आप में, एक तो क्रिटिसिज्म नहीं है बिल्कुल भी, है ना, अपनी आलोचना सह नहीं सकते हो, सरकार तो आप बना बैठे हो पर आलोचना नहीं सहोगे। दूसरा, आप में इतना उत्साह है कि आप पब्लिक को दमन करने को तैयार हो, पब्लिक को ओप्रेस करने को तैयार हो, उनको काउ डाउन करने को तैयार हो। काउ डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी को कावड़ बना के डाउन करना। कावड़ मतलब डरपोक, है ना, उसी से हमने काव नाम का वर्ड बनाया। किसी आदमी को डरपोक बना करके, डरा करके, धमका करके डाउन कर देना, उसकी बात को दबा देना, है ना, किसी को सप्रेस करना, सबड्यू करना, पुट आउट करना, दमन करना। तो यही दिखाता है ये कि इसमें बहुत झील है कि पब्लिक को दमन करना चाहता है।
फ्रेजल वर्ब्स को ऐसे ही याद किया जाता है, आप उनको रिलेट करें किसी वर्ड से ताकि वो आपके दिमाग में फिट रहें परमानेंटली, है ना। कह रहे द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग which also deals with cybercrime has sent a circular to the department secretaries that they could inform the wing about such offensive posts so that it could act against them, terming such actions as against prescribed law. कह रहे जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जो विंग है ना, देखो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पैसे से रिलेटेड, ऑफेंसेस मतलब गुनाह, विंग मतलब डिपार्टमेंट। बिहार पुलिस का आर्थिक गुनाहों का जो डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो विंग है, जो कि साथ ही साथ डील विद भी करती है, निपटती भी है साइबर क्राइम से, ऑनलाइन होने वाले गुनाहों से। कह रहा है ये जो विंग है ना, सेंड कर चुकी है एक सर्कुलर को, एक ऑर्डर को सभी डिपार्टमेंट और सेक्रेटरीज के पास। डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी मतलब वो आईएएस ऑफिसर जो डिपार्टमेंट की पूरी बागडोर को संभालता है। तो इस विंग ने हर डिपार्टमेंट की बागडोर संभालने वाले सेक्रेटरी के पास एक सर्कुलर को भेज दिया है। अब ये सर्कुलर क्या है कि ये जो सेक्रेटरी हैं इन्फॉर्म कर सकते हैं इस विंग को, इस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को, और बारे में कैसे भी सोशल मीडिया पोस्ट के, ताकि ये जो विंग है ना ये एक्ट कर सके, एक्शन ले सके इनके खिलाफ। और एक्शन कैसे लेगी? टर्म करते हुए, नाम देते हुए ऐसे एक्शंस को, और कैसा कि ये हैं अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड लॉ, ये हैं खिलाफ रिकमेंडेड लॉ के, जो लॉ हमें रिकमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। तो ऐसा इस विंग ने बोला है सभी सेक्रेटरीज को, कोई भी पोस्ट तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट के बारे में अगर सोशल मीडिया में दिखे तो हमसे शेयर कर दो, हम अपने आप उस आदमी को ढूंढ लेंगे और उस आदमी को जेल में भी डाल देंगे, और उस आदमी के इस काम को, एक्शन को नाम देंगे कि आपने लॉ के खिलाफ काम किया है ऐसा। अब समझे सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लें, विंग की वर्ब है हैज सेंट, दे की वर्ब है कुड इन्फॉर्म, विच की वर्ब है डील्स विथ, और इट की वर्ब है कुड एक्ट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, है ना। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो रिकमेंडेड हो, जो आपको सलाह दिया गया हो जिस चीज़ का। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड में ई की जगह ओ लगा दे तो बन जाएगा प्रोस्क्राइब्ड। इसका मतलब है जिस चीज़ का आपको मना किया हो। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो काम आपको करने के लिए कहा गया हो, प्रोस्क्राइब्ड मतलब जिस काम को करने से आपको मना किया गया हो। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, ई और ओ के चक्कर में मीनिंग बदलता है इनका। डील विद करना होता है किसी चीज़ से निपटना और किसी चीज़ से रिलेटेड होना। जैसे मैं बोलूँ द बुक डील्स विद द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये बुक रिलेटेड है, डील विद होती है उस इश्यू से जो है बाल विवाह का। समझ गए ना? तो यहाँ पे रिलेट वाला मीनिंग आ रहा है, ये बुक बाल विवाह के इश्यू से रिलेट करती है। और यहाँ देखो पुलिस हैव बीन डिप्लॉयड टू डील विद राइटर्स, पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, काम पे लगा दिया गया है ताकि वो डील विद करें। अब देखो टैकल करने की बात हो रही है, निपटने की बात हो रही है, ताकि वो दंगाइयों से निपटें। एक ही फ्रेजल वर्ब दोनों काम करती है, मोटे मोटे दोनों कामों को याद रखें। चलिए आगे बढ़ें। इस सेंटेंस में एक एरर है, इस सेंटेंस के इस वाले पार्ट में एक एरर है। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, जिसको याद हो जरूर से कमेंट्स में बताना। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे जो लोग याद रखते हैं ना, पढ़ने के बाद रिवाइज करते हैं, फिर मैं तो बताने ही वाला हूँ आपको। चलो जरूर से अपडेट करना याद था या नहीं। देखो टर्म, नेम, ब्रांड, कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, इन सब के बाद कभी भी एज नहीं लगता। देखो सही ग्रामर के हिसाब से तो नहीं लगता, पर अगर आप लगाना चाहो तो कोई फांसी नहीं देगा, जैसे इसने लगा रखा है। इसने टर्म के बाद में टर्म सच एक्शंस एज अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड लॉ, ये एज जो है ना गलत लगा रखा है, और ये बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन प्योर ग्रामर में जो आपके एग्जाम में फॉलो होगी, है ना, रिटन प्योर ग्रामर, उसमें टर्म नाम के वर्ब के बाद एज कभी भी नहीं आता। तो अगर मुझे इसको सही करना हो तो मैं लिखूंगा टर्मिंग सच एक्शंस अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड लॉ, इस एज को निकाल के। याद रखें ये सारी की सारी वर्ब्स अपने बाद एज को नहीं लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रिज्यूमेबली द एक्शन कंटेम्पलेटेड इज फॉर एन अलेज्ड साइबर क्राइम। कह रहा अगर प्रिज्यूम किया जाए, अगर सपोज किया जाए, अगर इस लॉ को देखा जाए, जो भी ये बात बोल रहे हैं देखा जाए ना जाहिर तौर पे, तो ये जो एक्शन है ना जिसको कंटेम्पलेट किया गया है, ये जो कार्रवाई है जिसके प्रपोज किया गया है लोगों को जेल में डालने की, कह रहे ये एक्शन है एक अलेज्ड साइबर क्राइम के लिए, एक ऐसे ऑनलाइन क्राइम के लिए जो अलेज्ड होगा, जिसको आप पे एलिगेशन लगाया जाएगा। अलेज्ड मतलब जिस पे आपका एलिगेशन लगे, है ना, आप पे आरोप लगे, क्योंकि साइबर क्राइम की शाखा ही आपके ऊपर काम करेगी। तो कह रहा है जाहिर तौर पे या प्रिज्यूमेबली जो भी एक्शन होगा वो एक साइबर क्राइम से रिलेटेड ही होगा, है ना। कंटेम्पलेटेड मतलब ऐसी चीज़ जिसको सोचा गया हो, कंसीडर किया गया हो, प्रपोज किया गया हो। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। कह रहा है इवन दो द लेटर फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंसर्न्ड मेक्स नो मेंशन of any specific penal provision, it is a possible reference to
सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। इवन दो, हालांकि ये जो लेटर है आईजी का, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, और कौन सा पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, जो कंसर्न्ड है, जो रिलेटेड है ना, जिसको लेटर लिखने की ताकत है। कह रहा है इस कंसर्न्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो लेटर है मेक करता है किसी भी मेंशन को नहीं, कोई भी जिक्र नहीं करता है, और किसका, किसी भी खास पिनल प्रोविजन का, किसी भी खास दंडात्मक धारा का। कह रहा है हालांकि ऐसा है, इसमें कोई भी धारा का नाम नहीं लिया गया है। इट इज़ ए पॉसिबल रेफरेंस, फिर भी एक पॉसिबल रेफरेंस है, फिर भी एक संभावित इशारा है ये, और किसकी तरफ, सेक्शन 66A की तरफ, जो आईटी एक्ट का है ना। तो 66A के अंदर आईटी एक्ट में ही ऐसी धारा लगा के किसी को जेल में डाला जा सकता है। कह रहा ना भी लिखा हो फिर भी सीधे सीधे इसी की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा क्यों कर रहा है? कह रहा है एज देयर इज नो अदर सेक्शन दैट डील्स विद ऑफेंसिव रिमार्क्स। कह रहा है क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा दूसरा सेक्शन नहीं है जो डील विद करे, जो रिलेटेड हो ऑफेंसिव रिमार्क से, ऐसे जो है अब्यूसिव जो है टिप्पणियों से। समझ गए ना। कह रहा है हालांकि लेटर में कोई भी धारा का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ 66A की तरफ ही इशारा करेगा लेटर, क्योंकि इसके अलावा कोई धारा है ही नहीं आईटी एक्ट में जिसमें आप गलत रिमार्क के लिए आपको जेल में डाला जाए। समझ गए सेंटेंस को। इवन दो और ऑल दो, है ना, इन तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। दो का मतलब होता है इनफॉर्मल में, ऑल दो का मतलब होता है फॉर्मल में, है ना, यद्यपि या हालांकि। अगर आप बोल रहे हो तो दो बोल दो, लिख रहे हो तो ऑल दो बोल दो। इवन दो का मतलब होता है बोलने और लिखने में दोनों में आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलना चाहें तो आप इवन लगा दें दो से पहले। इवन ऑल दो नहीं होता, इवन दो ही होगा, है ना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, आप कभी भी येट का यूज़ नहीं करेंगे। दो ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर येट ही डजंट पोजेस बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। हालांकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर भी वो कोई भी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को पोजेस नहीं करता है। यहाँ पे येट कुछ सालों पहले लगा करता था, लेकिन आजकल की स्टैंडर्ड इंग्लिश में येट को निकाल दिया है, क्योंकि फिर भी वाला मीनिंग दो के अंदर ही आता है ना। तो मुझे क्या करना है, इस येट को रिमूव कर देना है यहाँ से। वैसे ही दो विंटर्स हैव सेट इन येट वी हैवंट स्टार्टेड वेयरिंग वुलन्स। हालांकि विंटर्स शुरू हो गई हैं, सेट इन हो गई हैं, फिर भी हमने अभी तक ऊनी कपड़े पहनना शुरू नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, येट को यहाँ से निकाल दूंगा। येट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, मत लगाना दो इवन दो या ऑल दो के साथ में। चलिए आगे बढ़े। रेफरेंस का मतलब होता है इशारा। डील विद का यहाँ वो वाला मीनिंग आ गया जिसमें हमने किसी चीज़ से रिलेट होने की बात की थी। कह रहा सेक्शन 66A विच डेल्ट विद पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015। कह रहे ये वाला जो सेक्शन है जो डील विद करता था, रिलेटेड था सज़ा से, पनिशमेंट से, ऑफेंसिव मैसेज को सेंड करने की, और कैसे, कम्युनिकेशन सर्विस के जरिए एटसेट्रा, है ना। कह रहे ये वाला जो सेक्शन था इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, इसको क्वैश कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में। अच्छा क्यों किया गया था? एज बीइंग टू ब्रॉडली डिफाइंड, क्योंकि होने के कारण, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे डिफाइंड होने के कारण। इसमें अगर आपने कोई भी चीज़ को सरकार ने मान लिया कि ऑफेंसिव है तो उस पर्सन को जेल में डाल देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये बहुत ही बड़ी परिभाषा आपने दे दी है, ऐसा सेक्शन हम जो है नहीं मानेंगे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, कैंसिल कर चुकी है। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। कह द एक्ट्स रिमेनिंग पिनल प्रोविजन पर्टेन ओनली टू अदर ऑफेंसेस, सेंडिंग ऑब्सीन और प्रूडेंट मैसेजेस, हैकिंग, स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, आइडेंटिटी थेफ्ट, पर्सोनेशन एंड वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। कह रहे इस एक्ट की बाकी की जो बची हुई पिनल प्रोविजन है, बाकी की बची हुई सजा वाली जो प्रोविजन है वो पर्टेन टू करती हैं। पर्टेन टू करना मतलब रिलेट होना, है ना, रिलेट टू होना। कह रहे बाकी बची हुई जो धाराएं हैं इस एक्ट की वो बारे में है, रिलेट टू करती हैं अदर ऑफेंसेस, दूसरे गुनाहों से। अब वो गुनाह बताएगा, किसी को गलत या प्रूडेंट मैसेज भेजना। ऑब्सीन का मतलब होता है जो इनअप्रोप्रिएट हो, इनडिसेंट हो, और प्रूडेंट का मतलब है जो लस्टफुल हो, है ना, सेक्सुअली ऑफेंसिव हो। किसी को गलत पिक्चर्स भेजना, किसी को गलत वीडियोस भेजना, किसी को गलत मैसेज लिख करके भेजना, या हैकिंग करना, या किसी कंप्यूटर वगैरह के रिसोर्सेज को चुरा लेना, किसी को आइडेंटिटी थेफ्ट करना, है ना, किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, पर्सोनेशन करना, कोई और आदमी बन के किसी और से बात करना, है ना, पर्सोनेशन करना, या वॉयलेशन करना किसी की प्राइवेसी का, किसी की निजता में टांग फंसाना। तो कह रहा है इस एक्ट में अब यही प्रोविजन बचे हैं, इन सब कामों पे लगते हैं। रिमार्क वाला प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्ट्राइक डाउन कर चुकी है। समझ गए सेंटेंस को? पर्टेन टू और रिलेट टू दोनों के साथ में टू आता है। पर्टेन के साथ में विद कभी कभी लगा हुआ मिलेगा, लेकिन वो गलत होता है। पर्टेन के साथ में फिक्स प्रपोजिशन टू को यूज़ करें, जैसे आप रिलेट के साथ में करते हैं,
पर्टेन विद जहां आपको लिखा हुआ मिले, आपको एक एरर का क्वेश्चन दिया गया है ना, पर्टेन टू। ऑब्सीन आप जानते हैं इनअप्रोप्रिएट हो, प्रूडेंट मतलब जो सेक्सुअली ऑफेंसिव हो, लस्टफुल हो, है ना, ठरकी वाली बात हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन द लॉ दैट वुड रेंडर स्ट्रॉन्ग इवन ऑफेंसिव एंड इनटेम्परेट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट अ साइबर ऑफेंस। कह रहा है ऐसा कुछ भी खास नहीं है इस लॉ में, कुछ भी ऐसा साफ साफ नहीं है इस लॉ में। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन द लॉ जो कि बना देगी, रेंडर कर देगी, और किसको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और बहुत ही ज़्यादा असंयम वाला इनटेम्परेट क्रिटिसिज्म को, और किसके, सरकार के एक साइबर ऑफेंस। कह रहा आप कुछ भी बोल दो सरकार को, इस लॉ के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छोड़ा ही नहीं कि आप किसी भी आदमी को क्रिटिसिज्म के लिए साइबर ऑफेंस के अंदर जो है जेल में डाल सके। समझ गए ना, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन द लॉ। अब इस सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स, एक वर्ड आया रेंडर, बहुत बार आया हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो किसी को कुछ देना या किसी को कुछ बना देना। इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, देखो ध्यान से। द अपोजिशन रिफ्यूज टू रेंडर सपोर्ट टू द रूलिंग पार्टी। अपोजिशन ने मना कर दिया कि वो सपोर्ट नहीं देगी, रिफ्यूज टू रेंडर है ना, देने से मना कर दिया सपोर्ट को रूलिंग पार्टी को। यहाँ पे रेंडर का मतलब है देना, लेकिन यहाँ देखो, द एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम डिसेबल्ड। एक्सीडेंट ने उसको बना दिया डिसेबल्ड, एक्सीडेंट ने उसको अपाइज बना दिया। तो रेंडर का मतलब है किसी को कुछ बना देना, सेकंड वाला मीनिंग। सेकंड वाला तब लगेगा जब रेंडर के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन हो और साथ में एक एडजेक्टिव रखा हो। समझ गए मेरी बात को, एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम डिसेबल्ड, ये एडजेक्टिव रखा है, इसीलिए रेंडर का सेकंड वाला मीनिंग आ रहा है, तभी आएगा जब ऐसा वाला स्ट्रक्चर हो। चलिए आगे बढ़े। इनटेम्परेट मतलब जिसमें संयम ना हो, एक्सेसिव हो, एक्सट्रीम हो, जरूरत से आगे बढ़ाओ। कह द टेनोर ऑफ द वार्निंग सजेस्ट दैट द साइबर क्राइम विंग में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस। कह रहे जो टेनोर है, जो टोन है, जो मीनिंग है, जो इंटेंट है ना, इरादा है इस वार्निंग का। कह रहे ये इरादा जो है एक ही चीज़ को सजेस्ट करता है, इशारा करता है कि साइबर क्राइम की जो विंग है ना, वो शुरू कर सकेगी प्रोसीडिंग्स को उन लोगों के खिलाफ जो पोस्ट करेंगे ऑफेंसिव मैसेज को, गलत टाइप के मैसेज को। समझ गए ना, तो इसका इरादा एक ही है पूरे एक्ट का कि हम गलत लिखने वाले को जेल में डाल सकें, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग को शुरू कर सकें। इनिशिएट करने का मतलब होता है शुरू करना, टेन्योर का मतलब होता है आपका टोन या इंटेंट, आपका मीनिंग, आपका इरादा। टेन्योर वर्ड को टेन्योर वर्ड से कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, TENOR टेनोर और टेन्योर TENURE। टेन्योर वर्ड बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आपको आना चाहिए, जिसको आता है बताएं कमेंट सेक्शन में। दोनों अलग वर्ड्स है ना, टेनर और टेन्योर। टेन्योर सिंपल सा वर्ड है, जिसको याद हो लिखें। चलिए कह रहा है हाउएवर इट ऑट टू बी रिमेंबर्ड दैट द पुलिस कैन नॉट रजिस्टर FIRs for defamation as the offence can only be dealt with by way of criminal complaints before magistrates and cannot be subject of a police investigation। अब यहाँ पे पुलिस की पावर्स की बात कर रहा है। कह रहे पुलिस के पास तो पावर्स है ही नहीं किसी को गलत रिमार्क पे सजा देने की। कह रहे हाउएवर हालांकि, इट ऑट टू बी रिमेंबर्ड, ये भी याद रखा जाना चाहिए। इट ऑट टू बी रिमेंबर्ड, चाहिए मतलब ऑट टू, और बी रिमेंबर्ड मतलब याद रखा जाना। अच्छा क्या चीज़ भाई, दैट वो ये कि पुलिस रजिस्टर नहीं कर सकती FIR को, और किसके लिए, डेफेमेशन के लिए, मान हानि के लिए। अच्छा क्यों, कह रहे क्योंकि जो ऑफेंस है महज डील विद किया जा सकता है बाय वे ऑफ जरिए से क्रिमिनल कंप्लेंट के मजिस्ट्रेट के सामने, और ये जो ऑफेंस है, ये जो गुनाह है मान हानि का, इसको नहीं बना सकते हो सब्जेक्ट एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस की जांच का। समझ गए ना, तो कह रहे जिस काम की बात पुलिस कर रही है, मान हानि की, डेफेमेशन की, अगर हम उसकी बात भी करें ना, डेफेमेशन का केस भी हमेशा मजिस्ट्रेट रजिस्टर करता है। पुलिस के पास तो ताकत ही नहीं है किसी को मान हानि के लिए या तो उसको पकड़ने की या FIR लिखने की और उसको इन्वेस्टिगेट करने की। समझ गए, तो ना उस एक्ट में पुलिस कर सकती है, ना मान हानि के तौर पे किसी को पकड़ सकती है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, बाय वे ऑफ, इसका मतलब होता है के जरिए से। आप यहाँ से बाय रख दोगे ना, बाय, तो भी इसका मीनिंग वही रहेगा। बाय वे ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट या बाय क्रिमिनल कंप्लेंट एक ही बात है ना। बाय वे ऑफ मतलब इस जरिए से। कह रहे द गवर्नमेंट इंडीड हैज़ द पावर टू इंस्टीट्यूट क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इफ द अलेज्ड डेफेमेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। कह रहे अब सरकार के पास पावर्स हैं
कह रहा है जो गवर्नमेंट है वास्तव में हैज़ द पावर, उसके पास ताकत है इंस्टीट्यूट करने की, ऑफिशियली इस्टेब्लिश करने की, है ना, आधिकारिक तौर पे शुरू करने की एक क्रिमिनल डेफेमेशन के केस को, और किसके जरिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए, सरकारी वकील के जरिए। अच्छा, ये काम कब कर सकती है? कह रहा है अगर आरोपी जो डेफेमेशन है, अगर आरोपित किया हुआ जो मानहानि का काम है वो बारे में है ऑफिशियल ड्यूटी के, सरकारी फ़र्ज के किसी भी पब्लिक सर्वेंट के। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को आप उसकी ऑफिशियल ड्यूटी पे सवाल उठाओ, पुलिस के पास पावर नहीं है, लेकिन सरकार के पास पावर है कि अपने सरकारी वकील को लगा के आपको कोर्ट में बुला ले। कह रहा बट सच मेजर्स डू नॉट एग्जैक्टली श्योर अप अ रिजीम्स पॉपुलरिटी। कह रहे लेकिन ऐसे कदम जो है ना एग्जैक्टली श्योर अप नहीं करते हैं, एग्जैक्टली बोल्स्टर नहीं करते हैं, एग्जैक्टली प्रमोट नहीं करते हैं किसी भी प्रशासन की पॉपुलैरिटी को, लोकप्रियता को। कह रहा बस आखिरी चारा सरकार के पास यही है, पुलिस की जगह सरकार खुद केस बनाए, है ना, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के लिए और उसको कोर्ट में बुला ले। लेकिन ऐसा काम जब जब सरकारों ने किया है, अपनी लोकप्रियता को, अपनी पॉपुलैरिटी को शोरअप करने की बजाय अपने रिजीम की पॉपुलैरिटी को कम किया है ना, लोगों की नज़रों में गिरे हैं। देखने वाले वर्ड्स, इंस्टीट्यूट का मतलब है शुरू करना, इस्टेब्लिश करना ऑफिशियली, है ना। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़, डेफेमेशन की वर्ब है इज, मेजर्स की वर्ब है डू नॉट। डेफेमेशन आप जान गए होंगे, किसी को डिफेम करना, मानहानि करना, ऐसा क्रिटिसिज्म करना जिसके पीछे कोई भी सबूत है ही नहीं, बस ऐसे ही किसी को गाली बक देना, है ना, ये तो ऐसा है, इसको कहते हैं मानहानि, बिना बात का किसी का क्रिटिसिज्म, डेफेमेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सरकारी वकील जो सरकारी तनख्वाह पे काम करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। शोरअप करना, किसी को सपोर्ट करना, बोल्स्टर करना, प्रमोट करना। इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड दैट द प्रपोज्ड एक्शन वुड ओनली बी अगेंस्ट रूमर मॉन्गरिंग एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज। कह रहा अपनी सफाई में, इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, इस आलोचना के खिलाफ अपनी रिस्पॉन्स में, अपनी सफाई में स्टेट गवर्नमेंट ने सफाई दी है, क्लैरिफाई किया है, साफ किया है, दैट वो ये कि ये जो प्रपोज एक्शन है, ये जो कंटेम्पलेटेड एक्शन है, जो ये कार्रवाई हम करने वाले हैं, ये ओनली बी होगी उस चीज़ के खिलाफ। और कौन सी चीज़? पहला तो रूमर्स को मॉन्गर करना, अफवाहों को भड़काना, और दूसरा इंसल्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करना, खराब भाषा का उपयोग। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ 2 ही किस्सों में हम इसको यूज़ करेंगे, अगर आपने अफवाहों को भड़काया या खराब भाषा का प्रयोग किया। रूमर मॉन्गरिंग, अफवाहों को भड़काना। कैसे बनेगा ये वर्ड? रूमर मतलब अफवाह, अफवाह को आप गॉसिप भी बोलते हैं और हेयर से भी बोलते हैं, है ना। हेयर से और गॉसिप का मतलब होता है अफवाह। मॉन्गर का मतलब होता है किसी चीज़ में डील करना, किसी चीज़ में ट्रेड करना, और कौन सी चीज़? जो गलत चीज़ है ना, किसी चीज़ में खरीदना बेचना अपने मुनाफे के लिए, लेकिन गलत चीज़ में। अगर आप वॉर मॉन्गरिंग करते हैं तो आप वॉर को बढ़ाते हैं, है ना, वॉर को हवा देते हैं। अगर आप रूमर मॉन्गरिंग करते हैं तो आप रूमर को हवा देते हैं, है ना, रूमर्स को भड़काते हैं। आपका काम यही है, इधर से उधर, उधर से इधर किसी अफवाह को ले जाना और भेजना। तो रूमर मॉन्गरिंग वर्ड ऐसा बनेगा। कह रहा द आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव हैज़ रिएक्टेड बाय डेयरिंग द गवर्नमेंट टू जेल हिम फॉर एक्सपोजिंग इट्स रॉन्ग डूइंग। अब तेजस्वी यादव जो हैं आरजेडी के लीडर हैं, लालू यादव जी के सुपुत्र, इन्होंने रिएक्ट कर दिया है इसका, और कैसे? डेयर करके गवर्नमेंट को, चैलेंज करके सरकार को कि वो उसको जेल करे, एक्सपोज करने के लिए, भंडाफोड़ करने के लिए इस सरकार की रॉन्ग डूइंग्स को, इस सरकार की शरारतों को। तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भाई मैं तो रॉन्ग डूइंग के बारे में बताऊंगा, सोशल मीडिया पे लिखूंगा, आपको मैं चैलेंज करता हूं, डाल के दिखाओ मुझे जेल के अंदर। समझ गए? रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है, रॉन्ग मतलब गलत, डूइंग मतलब काम, आपकी मिस्टेक्स, आपकी शरारतें, एरर्स, ब्लेंडर्स, है ना, जानबूझ के अनजाने में जो भी आप करते हो गलत काम, रॉन्ग डूइंग हो जाता है आपका। डेयर करना, किसी को चैलेंज करना, है ना। एक जीरंड है यहाँ पे, बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कह रहा सीएम नीतीश कुमार हैज़ नॉट हेल्प्ड हिज कॉज by claiming that the government's good work is not reaching the people because of criticism on social media। कह रहे जो सीएम है नीतीश कुमार, वो हेल्प नहीं कर पाए अपने कोज को, वो अपने मिशन को ज़्यादा हवा नहीं दे पाए। कोज मतलब किसी का कारण या किसी का मकसद, हेल्प करना मतलब किसी को हेल्प करना, किसी की मदद करना। कह रहे वो अपने मकसद की ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार जी, इस चीज़ को क्लेम करके दैट वो ये कि सरकार का अच्छा काम लोगों तक नहीं पहुँच रहा है क्योंकि क्रिटिसिज्म के कारण सोशल मीडिया पे। तो नीतीश कुमार का जो कहना है ना कि सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म के कारण सरकार का सही काम लोगों को नहीं पता लग रहा है, कह रहा ऐसा क्लेम करके अपने मकसद को उन्होंने ज़्यादा हेल्प नहीं किया है, लोगों की निगाह में ज़्यादा ऊपर नहीं आए हैं इस बात को करके। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है, इसलिए फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना। लास्ट में क्विज पे थोड़ा सा टाइम देंगे। कह रहा देयर इज़ मच ऑन सोशल मीडिया दैट कैन बी सीन एज क्राइम्स
अब देखो ये सारे क्राइम्स हैं, हेट स्पीच, इन्फ्लामेटरी और इंसल्टिंग रिमार्क्स और डेफेमेशन। कह रहे बट इट इल बिहूव्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑफ दीज। ध्यान से देखो, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे भारी सेंटेंस यही है पूरे आर्टिकल का। कह रहे बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, देयर इज़ मच ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जिनको देखा जा सकता है क्राइम्स के तौर पे, अपराधों के तौर पे। अब जैसे कौन कौन से अपराध हैं? हेट स्पीच देना, जो हेट भरा किसी को भाषण देना, भड़काऊ या इंसल्टिंग रिमार्क्स करना। इन्फ्लेमेटरी मतलब जो भड़काए, आग लगाए, और इंसल्टिंग मतलब जो आपको इंसल्ट करे, ऐसे रिमार्क्स देना, या डेफेमेशन करना, मानहानि करना। कह रहा है सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें बहुत आम है, होती रहती हैं, लेकिन ये इल बिहेव करता है, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है एक चुनी हुई सरकार के लिए कि वो टेक नोट करे, वो ध्यान दे इन सब चीज़ों पे। अच्छा, कब तक? अनलेस द ऑफेंडर्स आर इन्फ्लुएंशियल इनफ टू कोज मेजर सोशल डिविजन्स। कह रहे सिवाय इस चीज़ के जब ऑफेंडर्स, जब इन कामों को करने वाले, गुनाह करने वाले जो अपराधी हैं वो इन्फ्लुएंशियल इनफ हैं, बहुत प्रभावशाली हैं कि वो कोज कर देंगे बहुत बड़ी सोशल डिविजन्स को, बहुत बड़ी सामाजिक दरारों को, और या फिर फॉर्मेट कर देंगे वायलेंस को, भड़का देंगे हिंसा को। समझ गए? कह रहे बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, पर किसी भी सरकार को तभी ध्यान देना चाहिए जब ये काम करने वाला कोई आदमी ऐसा हो जिसका बहुत प्रभाव हो, सोशल डिविजन्स तक ले आए या फिर वायलेंस को इंस्टिगेट करे। नहीं तो अरे गहरे नत्थु खैरे तो फेसबुक पे तो लिखते हैं वो, है ना, कहीं और कुछ लिख नहीं पाते हैं तो फेसबुक पे लिखते हैं वो। तो कह रहे हैं ऐसी सरकारों को, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इन पे ध्यान देना शोभा नहीं करता है। अब देखो इसमें देखने वाले वर्ड्स, अच्छा सेंटेंस है ये आप सारे वर्ड्स पकड़ लोगे। सब्जेक्ट वर्ब इल बिहेव, इसकी दो स्पेलिंग है, HOO ये अमेरिकन है, HO ये ब्रिटिश है। तो हम बिहेव वाली स्पेलिंग जो है ना फॉलो करते हैं, बिहेव वाली भी गलत नहीं है, वो अमेरिकन अंदाज में है ना। बिहेव का मतलब है शोभा देना, इल बिहेव का मतलब है गलत तरीके से शोभा देना या शोभा ना देना। जब कोई चीज़ आपको बिहेव करती है तो वो आप पे शोभा देती है, जब कोई चीज़ आपको इल बिहेव करती है तो वो आपको सूटेबल नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती, आपको शोभा नहीं देती। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये काम जो है इल बिहेव करता है, शोभा नहीं देता, है ना। नया वर्ड है आपके लिए, अनलेस, लेस्ट और अनटिल। अनलेस, लेस्ट और अनटिल, इन तीनों वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखें, इनके बाद में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इन पे। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, और लेस का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। समझे मेरी बात को? अनलेस का मतलब है अगर, अनटिल का मतलब है जब तक, और लेस का मतलब है कहीं। तीनों में देख रहे हो ना आ रहा है, तीनों में देख रहे हो ना आ रहा है। अगर इनमें ना आ रहा है ना, इसीलिए इनके बाद में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं रखना है, क्योंकि ना तो ऑलरेडी अपने साथ में रखते हैं, तो इनके बाद में आएगा हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो इन सेंटेंस को अपने सही करेंगे तीनों को। आई विल नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस आई एम नॉट इन्वाइटेड। मैं पार्टी को अटेंड नहीं करूँगा अगर ऐसा ना हो, और क्या ना हो, मुझे इन्वाइट किया जाए। अगर मुझे इन्वाइट नहीं किया गया तो मैं पार्टी को अटेंड नहीं करूँगा। अगर ऐसा ना हो कि मुझे इन्वाइट किया जाए, अगर ऐसा ना हो तो मैं इन्वाइट जो है पार्टी को अटेंड नहीं करूँगा, बिना बुलाए नहीं जाऊँगा। अनलेस के बाद में आई एम नॉट इन्वाइटेड नहीं, इस नॉट को निकाल दो, आई एम इन्वाइटेड। समझ गए ना? अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, सिर्फ इस केस में ही करूँगा, अदर किसी केस में नहीं करूँगा। आई विल कीप वर्किंग हार्ड अंटिल आई डू नॉट सक्सीड। मैं हार्ड वर्क जारी रखूँगा जब तक मैं सक्सीड ना हो जाऊँ, जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ। तो जब तक ऐसा ना हो में ना आ चुका है, तो आई डू नॉट सक्सीड की जगह नॉट को निकाल दो, डू की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है, आई सक्सीड। आई विल कीप वर्किंग हार्ड अंटिल आई सक्सीड, जब तक मैं कामयाब हो जाऊँगा ना हो जाऊँ तब तक मैं हार्डवर्क करता रहूँगा। अब तीसरा देखो, वी शुड लीव फॉर द स्टेशन लेस वी डू नॉट मिस द ट्रेन। हमें स्टेशन के लिए निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन को मिस कर दें। अगेन ना हो, ना को निकाल दो, तो नॉट को यहाँ से निकाल दो, तो वी मिस द ट्रेन। ध्यान रखें लेस के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव मूड आएगा या शुड आएगा। अगर वी की जगह पे आई लिखा होता ना तो भी मुझे मिस ही लिखना है। सब्जेक्टिव वुड अपने बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेता है। आई मिसिज नहीं, या आई की जगह शी लिखा हो, है ना, शी मिसिज नहीं, शी मिसिज नहीं, शी मिस ही आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शुड को बीच में लगा दो, ये भी ठीक है, ठीक है ना। अनलेस वी शुड मिस द ट्रेन, शुड लगाओगे तो भी ठीक है, सब्जेक्टिव मूड छोड़ोगे तो भी ठीक है, दोनों ही तरह से क्वेश्चन बनता है, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, सिर्फ लेस्ट के केस में ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़े।
इन रूल्स को अगर पढ़ते पढ़ते अप्लाई नहीं किया तो कभी भी आपके ना नॉलेज का पार्ट नहीं बनेंगे। इसलिए मैं पढ़ते पढ़ते इनको अप्लाई करवाता हूँ ताकि आपको लगे कैसे प्रैक्टिकली फॉलो करना है। तो अनलेस के बाद में नॉट नहीं आ रहा। कर द गवर्नमेंट वुड डू वेल नॉट, फॉर्मेट का मतलब होता है भड़काना, है ना, स्टरअप करना, एजिटेट करना, किसी चीज़ को हवा देना। कर द गवर्नमेंट वुड डू वेल नॉट टू एक्ट ऑन द पुलिस सर्कुलर लेस्ट इट बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इट्स क्रिटिक्स एंड दोज हु मेक एलिगेशंस ऑफ करप्शन। कह रहा गवर्नमेंट बिल्कुल सही काम करेगी, ना एक्ट करके ना कार्रवाई करके पुलिस सर्कुलर पे, पुलिस के सर्कुलर को गवर्नमेंट जो है कार्रवाई ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि ये देखा जाए, इट बी सीन लेस्ट इट बी सीन, कहीं ऐसा ना हो ये देखा जाए एक अटेम्प्ट की तरह सप्रेस करने का, दबाने का, दमन करने का अपने क्रिटिक्स को, आलोचकों को, और दोस्त उन लोगों को जो बनाते हैं एलिगेशंस को करप्शन की, जो करप्शन के आरोप सरकार पे लगाते हैं। तो सरकार को इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना सर्कुलर पे। अगर ऐसा दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार को देख करके लगे कि अपने क्रिटिक्स को दबा रही है या फिर उन लोगों को दबाना चाह रही है जो सरकार में करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने को खड़े हैं। समझ गए? अगेन लेस के बाद में बी सीन। अगर आपको लेस के बाद में पैसिव मिले, अगर लेस के बाद में पैसिव मिले तो आप बी लगा देंगे। द, देखो मान लो यहाँ पे होता है वी शुड मिस द ट्रेन, इसको मुझे पैसिव में लिखना है तो मैं लिखूंगा द ट्रेन शुड बी मिस्ड बाय अस। तो यहाँ पे शुड आ सकता है, शुड बी मिस्ड, और अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्टिव मोड, द ट्रेन बी मिस्ड बाय अस, है ना। वैसे यहाँ पे लेस्ट इट बी सीन एज एन अटेम्प्ट, यहाँ पे इट शुड बी सीन भी आ सकता है। लेस्ट की यही खासियत है, चाहे तो आप पैसिव लिखो, एक्टिव लिखो बे इंफिनिटिव में, चाहे आप यहाँ पे शुड लगा के इसको बना दो। चलिए थोड़ा सा भारी था आज, ग्रामर रूल्स भी बहुत ज़्यादा है ना, वोकैबुलरी भी अच्छी है। क्विज़ में सब कुछ अप्लाई करेंगे अपने, ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें वीडियो को। अब शुरू करने वाला हूँ क्विज़ को। पहले क्या करना है, इसमें 1 2 3 तीनों के अंदर अपने को क्लोज सेट से क्वेश्चन दिए हैं। द ऑनगोइंग फार्म प्रोटेस्ट पर्टेन्स टू, पर्टेन्स विद या पर्टेनिंग टू, जो भी आप लिखना चाहो। 3 रिसेंटली इनेक्टेड फार्म लॉज। कर जो भी चल रहे हैं फार्म प्रोटेस्ट वो पर्टेन टू करते हैं। देखो यहाँ पे फार्म प्रोटेस्ट के साथ में वर्ब आएगी प्लूरल, अगर प्लूरल आएगी तो पर्टेन्स तो आ नहीं सकता, ये तो सिंगुलर होता है। समझ गए ना, ए और सी तो आपका आंसर है नहीं। अब पर्टेनिंग टू तब आता है यहाँ पे जब इसके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर लगा होता है ना। वर्ब के एनजी फॉर्म मेन वर्ब तभी बनती है, यहाँ पे आपको चाहिए मेन वर्ब, तो यहाँ पे पर्टेनिंग टू भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पर्टेन टू। जो फार्म लॉज हैं वो पर्टेन टू करते हैं, रिलेट टू हैं उन 3 रिसेंटली इलेक्टेड फार्म लॉज के, ठीक है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तब लगती जब यहाँ पे इज, एम, आर होता और मेन वर्ब की हमें जरूरत है। तो इसमें आपका आंसर हो गया डी, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब आगे देखो, दैट हैव बिन टर्म्ड, यहाँ बिन मैंने लगा दिया है ना, जिनको टर्म कर दिया गया है एंटी फार्मर और प्रोटेस्टर्स के द्वारा। ये 3 लॉज वही लॉज हैं जिनको एंटी फार्मर मतलब फार्मर्स के खिलाफ जो है टर्म कर दिया गया, नाम दे दिया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। टर्म नाम की ये जो वर्ब है, टर्म है, इलेक्ट है ना, कंसीडर है, रजिस्टर है, ये सभी के सभी अपने बाद एज को नहीं लेती, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, टर्म के बाद में यहाँ पे लगाना चाहिए ना तो एज, ना लाइक, ना बाय वे ऑफ, बल्कि लगाना चाहिए नन ऑफ द अबव। एक्चुअल में यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन आने वाली ही नहीं है, ठीक है ना। टर्म के बाद में नो प्रेपोजिशन, टर्म्ड एंटी फार्मर सीधे सीधे लिखा जाएगा। अब तीसरा देखो, द फार्मर्स हैव वॉट टू कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट लेस दीज लॉज बी एनफोर्स्ड। फार्मर्स ने वॉ किया है, वॉ का मतलब होता है कसम खाना। फार्मर्स ने कसम खाई है कि प्रोटेस्ट करेंगे, अपने कंटिन्यू को जारी करेंगे प्रोटेस्ट को, कहीं ऐसा ना हो ये लॉज जो हैं एनफोर्स हो जाएं। मुझे यहाँ पे पैसिव की ज़रूरत है तो मैं शुड नॉट बी ऐसा तो लिख नहीं सकता, नॉट तो आएगा नहीं, तो मैं तो लिखूंगा या तो शुड बी, है ना, शुड बी इन्फोर्स्ड, या मैं लिखूंगा बी इन्फोर्स्ड। अगर बी लिखूंगा तो ये बन जाएगा सब्जेक्टिव मूड, अगर शुड भी लिखूंगा तो शुड वाला यूज भी आ जाएगा, दोनों ही सही हैं। ए और बी, बोथ ए और बी मेरा आंसर यहाँ पे बनेगा। अभी करवाया ना आपको लास्ट वाला, शुड लगा दो चाहे आप शुड मत लगाओ, दोनों तरीके से चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेज द वर्ड अंडरलाइंड वर्ड्स इनकरेक्टली। इनमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस है उनको सही तरीके से यूज़ नहीं करता है। आवर बुक स्टोर डील्स विद सेकेंड हैंड बुक्स। हमारा बुक स्टोर डील विद करता है, रिलेटेड है या निपटता है सेकेंड हैंड बुक्स से, पुरानी किताबों से। देखो पुरानी किताबों से आप निपटोगे नहीं, आपकी दुकान उससे रिलेटेड भी नहीं होगी, आपकी दुकान तो उसमें व्यापार करती है अपना, पुरानी किताबों को खरीदने बेचने का। तो डील विद नहीं, इसके लिए अपने पास एक फ्रेजल वर्ब है डील इन। डील इन का मतलब है खरीदना या बेचना,
किसी चीज़ के अंदर व्यापार करना। तो मैंने डील विद नाम की फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे गलत यूज़ किया हुआ है, ए ही मेरा आंसर है। समझ गए मेरी बात को? बी और सी बिल्कुल सही निकलेंगे। देखो, इवन आफ्टर बीइंग एप्रीहेंडेड बाय द एनिमी द स्पाई डिडंट बिट्रे अ सिंगल पीस ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक कि पकड़े जाने के बाद एनिमी के द्वारा स्पाई ने, जासूस ने गलती से रिवील नहीं किया, बिट्रे नहीं किया एक छोटे से टुकड़े को भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के, खुफिया जानकारी के, है ना। तो बिट्रे का मतलब है गलती से भी बताना। सही है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस टू डील विद टर्नकोट्स हु ऑफन बिट्रेड देयर पार्टीज फॉर देयर पर्सनल गेन्स। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था निपटने के लिए उन टर्नकोट्स के द्वारा। टर्नकोट्स होते हैं गद्दार, उन गद्दारों के द्वारा जो अक्सर गद्दारी करते थे, धोखा देते थे अपनी पार्टियों को पर्सनल गेन्स के लिए। कांग्रेस के टिकट से जीते और बीजेपी में आ गए, बीजेपी से जीते और सपा में आ गए, है ना। ऐसे गद्दारों से निपटने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था, 1985 में लाया गया था शायद, है ना। तो यहाँ पे डील विद भी ठीक है और बिट्रेड भी ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा डिटेल में जाना होगा। एक लाइक और एक शेयर हमेशा की तरह। मुलाकात लूँगा कल या शाम में किसी स्पेशल वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए साइनिंग आउट।